નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। એક તડકતો ભડકતો આજે મુદ્દો લઈને તમારી સામે આવ્યો છું। પણ જે રીતે 22 તારીખે રામચંદ્ર ભગવાનના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થવા જવાનો છે, ત્યારે મારે ખાસ કહેવું છે કે નરેન્દ્ર મોદીના હાથે આ ઉદ્ઘાટન થવાનું છે। તો નરેન્દ્ર મોદી કોઈ શંકરાચાર્ય નથી, એ પણ આપણી જેમ એમ એક આમ આદમી છે, આમ નાગરિક છે। તો એમના હાથે આ રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન શા માટે? જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે ભાઈ રામચંદ્ર ભગવાનનું મંદિર બનાવવાનું છે, તો પછી તારીખ નક્કી કરવાવાળા નરેન્દ્રભાઈ મોદી કોણ છે? આ મારા શબ્દો નથી યાર। જે રીતે એક બ્રાહ્મણ યુવકે નરેન્દ્ર મોદી ઉપર પ્રહાર કર્યા છે, શા માટે આવું કીધું છે? આમ તો આપણે જોઈએ તો મંદિરો બનવાના હોય ત્યાં બ્રાહ્મણો સાધુ સંતોને ખુશી હોય કે ભાઈ સરસ મજાનું મંદિર બને છે ભગવાનનું, બ્રાહ્મણ તો પહેલાં ખુશ થાય। ત્યારે આ બ્રાહ્મણ યુવકે જે રીતે વાત કરી છે સાંભળીને તમારા પણ હોશ ઉડી જશે। નરેન્દ્ર મોદીની આખી ફાઇલ ખોલી નાખી છે કે નરેન્દ્ર મોદીના હાથે ઉદ્ઘાટન કરવાનો મતલબ શું છે? એ કોઈ થોડા શંકરાચાર્ય છે, એ કોઈ સાધુ સંત મહંત થોડા છે, એ પણ જનતાની જેમ એક આમ નાગરિક છે। તો પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હાથે ઉદ્ઘાટન શા માટે? ત્યારે જે રીતે આ ચાચા ગરમ થયા છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર પ્રહાર કરતા શું કહ્યું છે આવો આપણે સાંભળીએ। પણ વિડીયો પૂરો સાંભળશો તો તમામ ખુલાસો તમને પણ સમજાઈ જશે દોસ્તો। आओ सांभलिए। प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का। वो शंकराचार्य नहीं है, साधु संत नहीं है। अगर भारत के नागरिक होने के नाते आप पूजा कर रहे हैं तो जो विधि विधान है उस विधि विधान से पूजा करो। उधारी नहीं, प्रॉपर जने उधारी ब्राह्मण हूँ। पर ये जो राजनीति का और इसका घालमेल हो रहा है ना धर्म का, ये बहुत गलत कर। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो क्रेडिट तुम किस बात का ले रहे हो? तुम कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तुमने फैसला मान लिया, तो फिर क्या झंडे लेके काहे के लिए घूम रहे हो? फिर कि तारीख हमने बता दी है 22 जनवरी है, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख हम बता रहे हैं 22 जनवरी है जी, जिसे आना हो आ जाना। और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है, प्रधानमंत्री को दौरे करने के लिए, उसके लिए राजनीतिक रैलियां करने के लिए समय। निलंबित कर देते हैं विपक्षी सांसदों को। यही तो गुंडागर्दी है, इसी को तब विपक्ष तानाशाही कह रहे थे। बनारस में मेरी बहन ब्याही हुई है जी, मैं 43 साल से, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से और बनारस में आपकी बहन है, तो चलिए बनारस तो देखिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, कितना कामकाज वहाँ पर जितना पैसा मोदी बनारस में लुटा रहे हैं, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए MP, तो हर MP के एरिया में इतना ही पैसा लगना चाहिए, इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? चांदी चौक में क्यों नहीं इतना पैसा लग रहा? सदर बाजार में या और इलाके हैं, 543 लोकसभा की सीटें हैं, बाकी 542 सीटें किसकी हैं? वो देश की संसद की है ना, देश की जनता की है। तो जो पैसा बनारस में लुटा रहे हो उसका एक पोर्शन जो है वो और जगह भी लगा दो, डेवलपमेंट वहाँ भी कर दो। कहा था कि कई गाँव गोद ले लेंगे। नहीं, गोद ले लेंगे। जिन्होंने गोद लिए थे दिल्ली में गाँव गोद लिया था, सबसे ज्यादा बदहाल है मनोज तिवारी ने लिया था। क्या हुआ जी गाँव का? कुछ भी नहीं हुआ। गोद लेने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपना फंड लगाओ, जो MLA को फंड मिलता है वो फंड लगाओ। फंड लोगों ने एक कमाई का जरिया बना रखा है, जब उसका डेटा निकालो तो पता लगता है 5 साल में जितना मिला है उनको, उसका 10% 20% उन्होंने खर्च करा है। खर्च 10 सालों में जितने वादे मोदी सरकार ने किए थे उनमें से पूरे कर पाई, या फिर 2-3 वादे पूरे कर चुनावी जुमला बन गया? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है। नहीं, उसमें ये है जी कि चुनावी मुद्दे में ये है कि हर पार्टी को, अपोजिशन को राइट है सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना, और उन्होंने आलोचना करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सरकार हो वो सारे के सारे वादे पूरे नहीं कर सकती। अगर उन्होंने 10 वादे करे तो 10 में से अगर 4 भी पूरे कर दिए तो आम आदमी को ये लगता है कि हाँ जी मेरे को कुछ मिल रहा है। तो आप आम आदमी, आपके लिए कितने वादे पूरे कर दिए और सीधे तौर पर जिसका फायदा आपको हुआ? हर चीज का फायदा हो रहा है। मतलब अगर हम देश के नागरिक हैं, देश में रह रहे हैं, तो जो भी देश की योजनाएं चल रही हैं हर आदमी को फायदा हो रहा है उसका, कोई इंडिविजुअल एक आदमी को नहीं हो रहा। अगर वो राशन बट रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो वो हर आदमी को मिल रहा है। उसमें वो इसलिए कि अगर वो पूछ रहे हैं कि इस पार्लियामेंट पे हम लोग, वो गृह मंत्री जवाब दे। गृह मंत्री कह रहे हैं जी ये उसके विशेषाधिकार में, तो जब तुम बाहर आकर बोल सकते हो, पार्लियामेंट के बाहर स्टेटमेंट मोदी दे रहे हैं, होम मिनिस्टर दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी दे देते। अगर वो डिमांड कर रहे हैं होम मिनिस्टर इस्तीफा दो, तुम्हें देना है दो, नहीं देना मत दो। आपको लगता है कि जवाबदेही से बचती है सरकार? हाँ, जवाब देने से बच रही है सरकार। देखिए मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है, मणिपुर जल रहा है, बटा हुआ है मणिपुर पूरा, मैतेई में और उसमें कुकी में, और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है।
प्रधानमंत्री को दौरे करने के लिए, उसके लिए राजनीतिक रैलियां करने के लिए समय है। जरूरी है ना चुनाव जीतना। देखिए बीजेपी कहती है अब तो चुनावी मूड में रहते हैं हमेशा। पूर्वी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो बाहर नहीं है, बांग्लादेश का या म्यांमार का हिस्सा नहीं है, वो मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहाँ जो कुछ हुआ है, जो हमने मीडिया में पढ़ा है या देखा है, वो क्या मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाला नहीं है। मोहम्मद अगर गृह मंत्री भी जा रहे हैं 3 महीने बाद जा रहे हैं अपनी पार्टी की मीटिंग अटेंड करने, और उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। वहाँ की जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए कोई नहीं, उस पर किसी का समय नहीं है। चुनाव के लिए तुम्हारे पास समय। देखिए कहते हैं कि मणिपुर पर चुप्पी, महंगाई पर चुप्पी साधती है सरकार, तो क्या वाकई में सरकार हर जवाबदेही से बच रही है, चाहे जितने भी अभी हमने देखे चीजें जो कुछ हुई हैं? ये सिर्फ टालते हैं कि भाई धीरे धीरे मामले को पेंडिंग कर दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठंडे बस्ते में डालो, मुद्दों से भटका दे। मुद्दों से भटकाने के लिए तत्काल जवाब नहीं देते। गृह मंत्री भी मतलब स्टेटमेंट दे सकते थे, पार्लियामेंट में टाइम दे सकते थे, मैं 3 दिन बाद दूंगा, लेकिन निलंबित कर देते हैं विपक्षी सांसदों को। यही तो गुंडागर्दी है। इसी को तब विपक्ष तानाशाही कह रहे थे। आपको लगता है कि तानाशाही है? तानाशाही के काम कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है, पर जो कुछ संसद में किया इन्होंने 143 सांसदों को निलंबित करके, वो तानाशाही ही है। देखिए चलिए, जनता इसको किस रूप में देख रही है? आपको क्या लगता है कि गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए या फिर एनडीए की सरकार फिर से? जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार काम ही नहीं ढंग से करेगी। राजीव गांधी के 400 से ऊपर एमपी आए थे इंदिरा जी की हत्या के बाद। उसके बाद क्या हुआ? बोफर्स घोटाला और वो सब। अगर कायदे में तो होना ही ये चाहिए कि हर 5 साल में सरकार बदलो, या फिर मेजोरिटी इतनी दो 543 में उसके 280 हो बस, कि उसे डंडा बना रहे कि कब लगाम खींच देगी पता नहीं। और इधर बीजेपी दावा करे कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार, वो भी 400 प्लस से। ये तो असंभव है जी। अगर 300 प्लस भी कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वायरल पेपर में करवाओ ना मैं इस पे जवाब देना मतलब आप कह रहे हैं कि 300 भी नहीं जीत पाएगी 300 राम मंदिर? 300 प्लस कर लें तो गनीमत है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, केरल में हिंदी बेल्ट पर असर डाले। केरल में नहीं है, कर्नाटक में। अब ये मतलब लड़ाई जो है वो हिंदुत्व बनाम राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। अब कर्नाटक में उन्हें दिख रहा है सिद्धरामैया की सरकार को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कि जी हम इस मामले में लूजिंग पॉइंट हो रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया जी हम गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी, मंदिरों में आरती होगी, मंदिरों में विशेष पूजा होगी। एक तरफ तुम मंदिरों पे कब्जे कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम वोटों की राजनीति के लग रहा है कि राम मंदिर को भी राजनीतिकरण करके राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और साथ ही चुनावों के लिए बुरा। प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का। वो शंकराचार्य नहीं है, साधु संत नहीं है। अगर भारत के नागरिक होने के नाते आप पूजा कर रहे हैं तो जो विधि विधान है उस विधि विधान से पूजा करो। पर हम जो है जी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर जो तुम बना रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, होना भी चाहिए, पर सिर्फ उसी की मतलब तुम राजनीति को केंद्र बिंदु बना लो, मंदिर को ही। સાંભળ્યું ને? તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વધુમાં વધુ શેર કરજો। 2024માં તમારે જોઈ વિચારીને વોટ કરવાનો છે। દરેક વિડીયોની અંદર હું તમને આ કહું છું કે 2024માં જોઈ વિચારીને વોટ કરજો, કારણ કે જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ત્યાં સુધી કંઈક ને કંઈક થોડી થોડી નાની મોટી તકલીફો જનતાને રહેવાની છે। વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો ને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનો દોસ્તો ભૂલશો નહીં।